नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ब्रोमीन का कलर चेंज कब होगा? जब ब्रोमीन वो टोटली कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। तो अब देखिए केबी अगर कांस्टेंट है, डेल्टा टीबी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। सो आई इंटू एम कितना हो जाएगा? 0.03। वही है ला शटलियर्स का प्रिंसिपल। As this is endothermic reaction, if you increase the temperature, the equilibrium will be shifted towards the forward direction. My project पार्शियल नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से ये जो दो पाई बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच लेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब CH3 MgBr में पोलैरिटी है, जो मैग्नीशियम है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये पार्ट हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज, ये पार्ट हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए इसका एडिशन इस ग्रुप में जब होगा तो O के साथ कौन आएगा? MgBr आएगा, और ये जो C है इसके साथ आ जाएगा ये CH3। और ये जो CN ग्रुप है इसके साथ जब CH3 MgBr का एडिशन होगा तो N नेगेटिव हो चुका है, N के साथ कौन आ जाएगा? MgBr आ जाएगा, और C के साथ एक CH3 आ जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप में जो एडिशन प्रोडक्ट है वो ये बनेगा, O MgBr हो गया, और ये C के साथ CH3 भी लग जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड तो टूट चुका है C और N के बीच में, N के साथ आ जाएगा MgBr, और ये C के साथ CH3। तो ये आपका इंटरमीडिएट जो एडिशन प्रोडक्ट है वो बन गया। अब ये प्रोडक्ट को किया जा रहा है एसिड हाइड्रोलिसिस से H3O+। तो यहाँ पे MgBr हट जाएगा, H लग जाएगा, MgBr के साथ OH आ जाएगा, MgOHBr हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा, और यहाँ से NH3 भी निकलेगा, और ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट नाउ, OH CH3, ये C के साथ CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और साथ में जो है NH3 और MgOHBr। So this will be the final product. So which option is correct? Number 2 is correct. ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नीट 2025 के। इसमें देखिए बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। इनमें से कौन सा वो कंपाउंड है जो कि ब्रोमीन वाटर का जो रेडिश ब्राउन कलर है उसको डिकलराइज नहीं करेगा। आपको पता होगा कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज डन फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। जिसमें अनसैचुरेशन है वो तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है उसको डिकलराइज करेगा, जिसमें नहीं है अनसैचुरेशन वो नहीं कर पाएगा उसको डिकलराइज। जैसे कि ये जो पहला कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, इसमें ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज देयर, नो डबल ट्रिपल बॉन्ड, सो इट इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड। सो दिस will not react to it bromine, and that means this one will not decolorize the reddish brown color of bromine. So ये नंबर 1 के केस में होगा, no reaction, no color change. Now let us come to phenol. आपको पता है कि phenol is having resonance, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकेंड स्ट्रक्चर आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इसी तरह से अगला स्ट्रक्चर में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये OH ग्रुप क्या है? एक हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन फ्लो करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफी मात्रा में इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ब्रोमीन वाटर में ब्रोमीन है इसका पोलराइजेशन हो जाएगा, और यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल है Br+ इसका जनरेशन हो जाएगा, और ये Br+ जो है सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन में अटैक करके पॉलीब्रोमो डेरिवेटिव बना लेगा। नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ब्रोमीन का कलर चेंज कब होगा? जब ब्रोमीन वो टोटली कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। उसी तरह से जो अगला कंपाउंड है इस कंपाउंड में होगा एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा और ये डाइब्रोमो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी द रिएक्शन। एक ब्रोमीन एटम ये कार्बन के साथ, एक ब्रोमीन एटम ये वाला कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे भी देखिए ब्रोमीन का कंजम्पशन हो गया, रेडिश ब्राउन कलर नहीं रहेगा। लास्टली है ये वाला कंपाउंड एनिलीन। एनिलीन में NH2 ग्रुप भी हाईली एक्टिवेटिंग है, इसका भी रेजोनेंस होगा। एक मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, आगे ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, पैरा पोजीशन में माइनस चार्ज आ जाएगा, उसके बाद अगला ये वाला ऑर्थो पोजीशन में माइनस चार्ज आ जाएगा, एंड दैट्स हाउ इसके साथ भी ब्रोमीन का रिएक्शन होगा, ब्रोमीन का कंजम्पशन हो जाएगा। सो दिस विल बी द रिएक्शन। इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ पे भी ब्रोमीन का इसका रेडिश ऑरेंज कलर डिसअपियर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो रहा है? नंबर 1, दिस विल नॉट
डिकलराइज रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से है। पूछ रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा सॉल्यूशन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एग्जिबिट करेगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम डेल्टा टी जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ये है डेल्टा टीबी का एक्सप्रेशन। केबी जो कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, जो कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट ही है, मल्टीप्लाइड बाय वेंटॉप फैक्टर इनटू मोलारिटी। यह जो कॉन्सेंट्रेशंस है वो मोलारिटी में है, मोलारिटी में नहीं है। तो हम यहाँ पे मोलारिटी को मोलारिटी कंसीडर करेंगे। तो अब देखिए केबी अगर कांस्टेंट है, डेल्टा टीबी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। सो ग्रेटर द आई इंटू एम वैल्यू ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उसको अगर हम टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं तो टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, टी नॉट बी जो कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, प्लस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। टी नॉट बी जो कि प्योर सॉल्वेंट, उसका तो बॉइलिंग पॉइंट सेम ही रहेगा। डेल्टा टीबी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। हायर द डेल्टा टीबी वैल्यू हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। एंड डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। तो हम हर एक सॉल्यूशन के लिए आई इंटू एम वो निकाल लेते हैं। नंबर 1 0.01 मोलर यूरिया। तो देखिए यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ना तो ये डिसोसिएट करेगा ना ये एसोसिएट करेगा। सो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 1। सो आई इंटू एम वैल्यू क्या हो जाएगा तब, 0.01। नंबर 2 0.01 मोलर KNO3। अब KNO3 एक इलेक्ट्रोलाइट है, विल डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन एंड फॉर्म K प्लस NO3 माइनस, 2 आयन बन रहा है, दैट मीन्स आई की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे I इंटू एम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.02। नंबर 3 0.01 मोलर Na2SO4। Na2SO4 again is an electrolyte, it will dissociate in the solution, 2 Na प्लस आयन बनेगा प्लस एक सल्फेट आयन बनेगा। सो I is equal to 3 here because complete dissociation में हमें I is equal to N मानना पड़ता है। What is N? Number of ions. So I into M कितना हो जाएगा, 0.03। Let us now come to the last one, 0.015 molar C6H12O6। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1। So I into M ये कितना हो जाएगा, 1 into 0.015, that means it will be 0.015. In which case I into M value is highest? It is in case Na2SO4। यहाँ पे I into M value highest होने की वजह से डेल्टा टीबी वैल्यू भी हाईएस्ट होगा, तो यही सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट। सो नंबर 3 ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। I will solve now this question for you. This is from chemical kinetics. So in this question it is asked if the rate constant of a reaction is this much, 0.03 सेकंड इनवर्स। ये यूनिट से ही आपको पता लग रहा है कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है इट इज सेकंड इनवर्स। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस टू 0.9 मोल पर लीटर। log 2 की वैल्यू आपको दे दिया गया है, ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो कि आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, वहां पे टाइम का एक्सप्रेशन आपको लिखना होगा। ये है इक्वेशन, T is equal to 2.303 by K rate constant log initial concentration of the reactant A0 से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जिसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए वैल्यूज पुट कर देता है। K की वैल्यू दे दिया गया है 2.303 डिवाइडेड बाय 0.03 log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 7.2, फाइनल रह गया है 0.9। तो ये डेसिमल हटा दो, 9 और 72 कैंसिल होकर के 8 हो रहा है, दैट मीन्स इट विल बी 2.303 डिवाइडेड बाय 0.03 log 8 मतलब log 2 क्यूब लिख सकते हो। सो इट विल बी 2.303 बाय 0.03, 3 log 2 हो जाएगा। अब log 2 की वैल्यू आपको दे दिया गया है 0.301। सो T इज इक्वल टू तब हो रहा है 2.303 डिवाइडेड बाय 0.03 इंटू 3 इंटू 0.301। अब ये जो 2.303 है और 0.301 है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन से आता है 0.693। टी हाफ का एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा होगा। सो 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 3, नीचे 0.03। अगर ये पॉइंट आप हटा दो तो आपका नीचे 3 रह जाएगा, ऊपर में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गया, 0.693 को 100 से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है 69.3 सेकेंड। सो ये आपका टी की वैल्यू आ गया। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम चैप्टर, इसको सॉल्व करते हैं। हायर यील्ड ऑफ NO इन दिस रिएक्शन, देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, NO बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड, तीनों गैसेस। इसमें बोल रहा है कि हायर यील्ड कैन बी ऑब्टेन, यहाँ पे डेल्टा एच वैल्यू जो है प्लस है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स हीट एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2, हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये आपके ऑप्शंस है। देखिए गैसियस रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, सो देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम। सो बाहर से आप जो भी कंडीशन अप्लाई करोगे, इक्विलिब्रियम को ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होकर के उस चेंज को रिड्यूस कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। यही है लॉ शटलियर्स का प्रिंसिपल। सो यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 concentration of reactants and product, नंबर 3 प्रेशर। सो ये जो रिएक्शन है जिसमें हीट को मैंने रिएक्टेंट्स के साथ ऐड कर दिया क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो अब देखिए किस तरह से टेम्परेचर इसके ऊपर अपना असर डालेगा। एज दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो if you increase the temperature, the equilibrium will be shifted towards the forward direction. That means आपको जो yield of NO है वो ज्यादा मिलेगा अगर टेम्परेचर हाई रहेगा। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, 2 रिएक्टेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डेफिनेटली द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट द increase in the concentration of nitrogen and oxygen gets reduced as they will react and form NO. लास्ट है प्रेशर, जो मैंने लिखा यहाँ पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड में, देखिए यहाँ पे भी 2 मोल्स है, यहाँ पे भी 1 मोल 2 मोल है। देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सो प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन इट। प्रेशर का इफेक्ट कब होगा? गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, दे शुड नॉट बी इक्वल। ये जो रिएक्शन है सब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में रिएक्शन हो रहा है, अमोनिया बन रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर 4 एंड दैट ऑफ द प्रोडक्ट इज 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड में बराबर नहीं है। सो प्रेशर जो है किस चीज पे डिपेंड करता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। पार्टिकल जितना ज्यादा होगा प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। सो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, और उल्टा होगा अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे। जो आपके ऑप्शन है उसमें प्रेशर है ही नहीं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दोनों साइड में इक्वल है। सो कौन कौन से ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है? हायर टेम्परेचर करेक्ट हो, कॉन्सेंट्रेशन N2 का इंक्रीज करोगे तो यील्ड ज्यादा होगा प्रोडक्ट का, कॉन्सेंट्रेशन O2 का इंक्रीज करोगे तो भी प्रोडक्ट का यील्ड ज्यादा होगा। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है? नंबर 4 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, A, C,